हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने काफी सारी चीजों को देखा था, जैसे कि हमने दिल्ली सुल्तानेट जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ उसको हमने देखा था। फिर हमने मोहम्मद गौरी कौन थे उनके बारे में देखा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा, स्लेव डायनेस्टी किससे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में देखा। तो स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट जो रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में हमने देखा। कुतुब मीनार किसने स्टार्ट किया बनाना, उसको हमने देखा। इल्तुतमिश के बारे में देखा, बालबन के बारे में देखा। तो अब जो है हमको आगे जो फोर्थ चैप्टर है इसमें हमको देखना है एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, मतलब दिल्ली सुल्तानेट के जो आगे के जो रूलर थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य है, अपना जो किंगडम है उसको कैसे फैलाया। एक्सपांशन मतलब फैलाना। तो यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, उस जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने अंकल जो है जलालुद्दीन खिलजी उसको मार के सुल्तान बने थे, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में जो मेन जो रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में हमको देखना है, जिनको कहा जाता है कंफ्यूज्ड जीनियस। ठीक है, तो मतलब उलझा हुआ एक जीनियस। ठीक है, एक बुद्धिमान जो उलझा हुआ है। तो ये क्यों उन्हें कहा गया है उसके बारे में हमें हमको देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट Sultanate. We saw that high official did not like to be controlled by Sultan. We also saw that Sultan's officers could not collect revenue from villagers. What did the later Sultan do to solve these problems? ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट में हमने देखा था कि जो हाई ऑफिशियल्स थे, जो सुल्तान के जो हाई ऑफिशियल्स थे वो मतलब सुल्तान के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, उनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे और सुल्तान के जो ऑफिसर्स है वो विलेजेस से टैक्सेस जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको देखना है कि जो बाद के सुल्तान थे उन्होंने ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। तो टू फाइंड आउट, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, विजिट करना है गुंजन और मनोरमा का स्कूल जो है। तो गुंजन और मनोरमा जो है वो क्लास 7 में पढ़ते हैं और आज उनका हिस्ट्री का लेसन है। तो टीचर उनसे को पढ़ा रही है, बता रही है और ये क्या बोलते हैं, फ्यू इयर्स आफ्टर बालबन्स डेथ जलालुद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1290। तो बालबन की मृत्यु के बाद, जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो बालबन की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, वो सुल्तान बने दिल्ली के 1290 में। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ किंग ए काइंड एंड मर्सीफुल रूल। और वो क्या चाहते थे कि बहुत ही मतलब एक शांतिपूर्ण है ना, जहाँ पे एकदम दया करुणा की भावना हो, मर्सीफुल मतलब एकदम दया करुणा की भावना हो, वैसे तरीके से वो राज करे। बट हिज नेफ्यू है ना, उनका जो भतीजा था, नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने क्या कर दिया, मर्डर हिम मर्सिलेसली अ कपल ऑफ इयर्स लेटर टू बिकम द सुल्तान। और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी जो है राजगद्दी में बैठे 1290 में, उसके कुछ सालों बाद ही अलाउद्दीन खिलजी जो उनका भतीजा था, नेफ्यू था, उसने क्या कर दिया, उनका मर्डर कर दिया, खून कर दिया, मतलब हत्या कर दी एकदम बेरहमी से। ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद वो खुद ही मतलब उसके बाद जो है खुद ही सुल्तान बन गया। तो गुंजन पूछती है, सर फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो गुंजन क्वेश्चन करती है, भाई कि हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है। तो आप बताइए मुझे कैसे पता चलती होगी। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस है, जो एनग्रेविंग्स है, कॉपर प्लेट्स हो गए, कॉइन्स हो गया, और कुछ जो एक्सकवेशंस है उससे भी, और जो हिस्टोरियंस जो उस समय के जो लोग हैं उन्होंने बुक्स जो लिखी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे थे, बुक्स लिखे थे, उससे भी हमको पता चलता है। और जो ट्रैवलॉग है, जो ट्रैवलर्स है वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उससे भी हमको काफी सारी चीजें तो जानने के लिए मिलती है। तो टीचर जो है उसको क्या बोलती है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, टेल मी हाउ डिड यू लर्न अबाउट अर्लियर किंग्स लाइक हर्षवर्धना एंड अशोका। तो वो पूछती है कि भाई तुम इससे पहले जो हर्षवर्धना, अशोका, ये सारे जो रूलर्स के बारे में आपने पढ़ा है उनके बारे में तुमने कैसे जाना। तो डॉली आंसर करती है, फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शंस एनग्रेविंग ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स एंड फ्रॉम द बुक रिटन्स एट दैट टाइम। तो डॉली जो है बहुत ही समझदारी से आंसर करती है कि भाई स्टोन इंस्क्रिप्शंस वगैरह उनसे, जो एनग्रेविंग्स है कॉपर प्लेट में जो खुदाई करके लिखा गया है स्टोन्स में, और जो कॉपर प्लेट्स में लिखा गया है, और जो बुक्स लिखी है उस समय, उससे पता चलता है। तो टीचर
but we find inscriptions of only few kings, so we do not know much about all other kings who ruled in ancient times. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जिस जिस किंग्स ने लिखा है उनके बारे में हमको पता है, लेकिन सारे जो किंग्स है उनके बारे में हमको नहीं पता जो उस समय राज करते थे। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखवाया, उनके बारे में किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए हम उन किंग्स के बारे में नहीं जान सकते। और जिन किंग्स ने लिखा है उस समय अपनी एक आत्मकथा लिखवाई या आत्मकथा लिखी या कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उन्हीं किंग्स के बारे में हमको कुछ जानकारियां हैं। तो सिमिलरली there are very much few sorry similarly there are very few stone inscription about Delhi Sultanate। तो इसी तरीके से जो दिल्ली सुल्तान है उनके बारे में हमें काफी कम पता चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टोन इंस्क्रिप्शन वगैरह ज्यादा नहीं लिख पाए। फॉर्चुनेटली वी डू हैव मेनी बुक्स रिटन बाय हिस्टोरियंस एंड पोएट ऑफ रॉयल कोर्ट। तो मतलब ये बात अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली मतलब एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारी जो बुक्स लिखी है हिस्टोरियन उस समय जो लोग हैं उन्होंने लिखा है, और वहाँ जो पोएट्स हुआ करते थे रॉयल कोर्ट में उन्होंने लिखा है, जिससे हमको बहुत सारे जो डिटेल्स है इनके बारे में पता चलता है। तो ये जो डिटेल्स है देखिए, इंस्क्रिप्शंस दिल्ली सुल्तानेट्स ने नहीं लिखवाए, तो ये जो है दूसरों ने लिखे हैं, दूसरे जो वहाँ रॉयल कोर्ट्स के जो पोएट्स थे उन्होंने लिखे हैं, और जो ट्रैवलर्स वगैरह रहे होंगे उन्होंने लिखे, तो दूसरे लोगों ने लिखा है। तो ये हो सकता है दूसरे लोगों ने सही ना लिखा हो, या ये भी हो सकता है दूसरे लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह पाने के लिए, रिवॉर्ड्स वगैरह पाने के लिए बढ़ा चढ़ा के लिखा हो। तो कुछ चीज हमको क्लियर नहीं है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो क्या सब चीज सही है कि क्या है, ये कोई भी नहीं जानता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट्स यूज्ड ड्यूरिंग देयर टाइम एंड बिल्डिंग दे कंस्ट्रक्टेड। और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पॉइंट्स उस समय यूज किया जाता था और जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाए उनके द्वारा। तो पॉइंट्स तो है राजा ही वगैरह बनाते थे, और बिल्डिंग्स भी, तो उनसे हमको जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सूफी सेंट्स ऑल्सो रोट मेनी बुक डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस एरिया। और जो उस समय जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे वो भी जो है उस समय के जो लोग हैं उनके बारे में काफी कुछ लिखा करते थे, तो उससे भी हमको काफी कुछ पता चलता है। तो आर्या क्वेश्चन करती है विच बुक टेल्स अस अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। तो बोलती कौन से बुक में हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो टीचर उसको आंसर देती है देयर आर बुक्स रिटन बाय फेमस पर्शियन पोएट अमीर खुसरो, वेल नोन हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी, हु आल्सो रोट अ बुक टाइटल तारिक ए फिरोज शाही विच टेल्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको किससे कौन से बुक से पता चलता है कि एक जो बुक लिखी है फेमस जो पर्शियन पोएट थे उनके कोर्ट में अमीर खुसरो, उससे, और बहुत ही बड़े हिस्टोरियन से उस समय के जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने भी बुक लिखी है तारिक ए फिरोज शाही, जिससे हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो है हमको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और डिटेल में बता रही है टीचर बताती है अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1296। ही वाज वेरी एम्बिशियस एंड मेड हिज सुल्तानेट वेरी स्ट्रांग। तो वो बताती है अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बने दिल्ली के कब 1296 में, ठीक है। उसके बाद जो थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने जो अपना जो सुल्तान है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाया, बहुत ही मजबूत बनाया। बिफोर ही बिकेम द सुल्तान ही डिफीटेड द किंग ऑफ देवागिरी एंड ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज किंगडम। तो सुल्तान बनने से पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही उन्होंने जो किंग थे देवागिरी की उनको हराया था, और वहां से बहुत सारी जो धन दौलत है अपनी किंगडम में लेके आए थे। ही नॉट ओनली स्ट्रेंथन हिज आर्मी विद दिस वेल्थ बट शेयर इट अमंग हिज प्रोमिनेंट अमीर्स टू विन देयर लॉयल्टी। और उन्होंने ये जो वो लूट के लाए थे वहां से जो खजाना लेके आए थे, वेल्थ लेके आए थे, पैसा लेके आए थे, तो इससे उन्होंने क्या है अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया, मतलब अपनी आर्मी को बढ़ाया, ठीक है। उसमें जिन चीजों की जरूरत थी उनको वहां पे इक्विपमेंट दिए, जिससे उनकी आर्मी क्या हो गई, मजबूत हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। और ये जो वेल्थ है उसको उन्होंने और शेयर किसके अमन किया, किसके साथ किया, जो उनके अमीर्स थे। अमीर्स मतलब जो उनके नोबल्स थे, जो उनके वफादार लोग थे, उनके साथ भी उनको शेयर किया, ताकि उनकी लॉयल्टी है ना, उनसे वो वफादारी ले सके। मतलब जो उनके जो प्रोमिनेंट अमीर्स थे, प्रोमिनेंट मतलब जो मुख्य अमीर्स थे, वो उनके लिए हमेशा लॉयल रहे। अगर आप किसी को खुश रहोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा ही काम करेगा। तो इसी तरीके से इन दिस वे ही ग्रेजुअली ब्रॉट मोस्ट ऑफ द अमीर्स एंड जनरल अंडर हिज कंट्रोल। तो इससे क्या है, वो धीरे धीरे जो है उसके जो अमीर्स और जनरल्स है उसको अपने कंट्रोल में ले आया। ही मेड रिजिड रूल्स एंड नो वन डेयर टू डिसओबे। तो वो क्या है बहुत ही सख्त रूल्स बनाया करते थे, एकदम
कड़े रूल्स बनाया करते थे, और कोई भी मतलब कोशिश नहीं करता था, डेयर मतलब कोशिश भी नहीं करता था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको नकारे, डिसोबे कर दे। तो ही डेल्ट similarly with amirs who showed signs of disloyalty and appointed new amirs in their place. तो वो क्या करते थे, जो भी अमीर थे, ठीक है, डेल्ट मतलब डेल्ट मतलब होता है कि आप मतलब अगर कोई उसको नकार रहा है, ठीक है, जैसे जो भी अमीर से उसको नकार रहा है, तो उससे वो कैसे इजात पाते थे, उससे कैसे वो उसके साथ डील करते थे। डेल्ट मतलब डील करते थे कि मतलब अगर उसने डिसलॉयल्टी की है ना, उसने उनको उनके साथ जो है वफादारी नहीं की, तो वो उनके जगह क्या है, नए अमीर को अपॉइंट कर देते थे। और ही गेव हाई पोजीशन टू इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो, और जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको भी हाई पोजीशन दिया करते थे। तो मनोरमा पूछती है व्हाई डिड अमीर्स नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, तो पूछती है कि जो अमीर्स है वो उनके खिलाफ रिवॉल्ट क्यों नहीं किया उन्होंने। तो जैसे कि इससे पहले वाले जो सुल्तान थे उनके खिलाफ कर देते थे। तो टीचर जो है टीचर बताती है अलाउद्दीन प्रोहिबिटेड हिज अमीर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स और होल्डिंग लैविश मैरिज एंड डिनर पार्टीज। तो बताती है कि अलाउद्दीन जो है उन्होंने पाबंदी लगा के रखी थी, प्रोहिबिटेड मतलब पाबंदी लगा के रखी थी कि जो उनके अमीर जो नोबल्स हैं उनको शराब नहीं पीना है, कोई भी फेस्टिवल वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और कोई भी अगर शादी वगैरह है तो उसमें बहुत बड़ा एकदम जलसा करना है, उस तरीके का वहां पे नहीं हुआ करता था, और कोई भी डिनर पार्टीज वगैरह नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब क्या है, कोई भी सोशल गैदरिंग उनको नहीं करना है, कोई भी सामाजिक समारोह नहीं करना है। ही बिलीव दैट दे यूज्ड सच ओकेशन टू कंस्पायर अगेंस्ट हिम, और उनको क्या लगता था, उनकी क्या सोच थी कि अगर इस तरीके की जो ओकेशंस है, समारोह होते हैं, तो वो उनके खिलाफ कुछ भी साजिश रच सकते हैं। कंस्पायर मतलब साजिश रचना। हिज स्पाइस केप्ट हिम इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एक्टिविटीज सो दैट नन ऑफ देम डेयर रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। और इनके जो स्पाइस थे, इनके जो जासूस थे, वो हमेशा उनको इन्फॉर्म रखते थे, उनको मतलब बता के रखते थे कि कोई भी उनकी एक्टिविटीज है ना हो रही है क्या, उनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए वो कर रहा है क्या, ये सारी चीजें। तो अलाउद्दीन एक्सपांड हिज किंगडम, तो अलाउद्दीन ने अपने किंगडम को कैसे एक्सपांड किया उसको देखना है। तो टीचर बताती है अलाउद्दीन हैड अ पावरफुल आर्मी एंड डिसिप्लिन अमीर्स। तो अलाउद्दीन के पास क्या थी, बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, और उसके जो अमीर थे वो भी बहुत डिसिप्लिन थे, उनकी बात मानते थे। ही कॉन्कर्ड मेनी न्यू टेरिटरीज विद देयर हेल्प, और बहुत सारे जो नए नए टेरिटरीज है, नए नए एरियाज है, उनके हेल्प से उन्होंने अपने अंदर अपने अधीन रख लिया। कॉन्कर मतलब अधीन रख लेना। ही vanquished Gujarat in 1299 and he annexed the kingdom of Ranthambore, Chittor, Malwa to his empire, amassing considerable wealth from them in the process. तो उन्होंने क्या है, वैनिश मतलब डिफीट करना, बुरी तरीके से हरा देना। तो गुजरात को उन्होंने 1299 में बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने किस में कब्जा कर दिया, कौन से किंगडम में कब्जा कर लिया, जो रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, मालवा हो गया, ये सारे एम्पायर को अपने अंडर में रख लिया। यहाँ से ये जो एम्पायर्स थे वहां से उन्होंने क्या इकट्ठा किया, अमासिंग मतलब इकट्ठा करना, कंसिडरेबल मतलब बहुत सारा वेल्थ वहां से इकट्ठा किया। तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू रतनपुर, चित्तौड़ एंड मालवा लाइट फाइंड आउट इन मैप 4.1। तो मैप 4.1 में हमको देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में जो रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा होता है। तो संदीप रिप्लाई करता है सर दे लाई ईस्ट ऑफ दिल्ली, सलमान नोनो दे आर वेस्ट ऑफ दिल्ली। तो ये दोनों मतलब बोलते हैं कि एक बोलता है ईस्ट में, एक बोलता है वेस्ट में। तो कहाँ पे होगा आप बताइए, वेस्ट में होगा, ईस्ट में नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं, सॉरी मैप नीचे है, ठीक है। तो ये मैप 4.1 है, इसमें देखिए, ठीक है, ये दिल्ली है, और ये चित्तौड़ हो गया आपका, ये जैसलमेर, अजमेर, ग्वालियर, ठीक है, उज्जैन, लखनऊ, पटना, बंगाल, उड़ीसा, ठीक। तो ये जो दिल्ली है इसके जो है वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न साइड में जो है ये सारे जो एरिया है, ठीक है। मुल्तान यहाँ पे है, ठीक है, पेशवार, कश्मीर, काबुल, अफगानिस्तान का अंदर, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो संदीप ये सब हो गया था, उसके बाद हम हाँ, तो यहाँ पे हम टीचर क्या बोल रही है फिर से उसको बताते हैं। अलाउद्दीन अटैक देवागिरी सेवरल टाइम्स प्लंडरिंग इट एंड अमासिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो अलाउद्दीन जो है उसने देवागिरी जो है उसको बहुत बार वहां पे अटैक किया, उसको पूरा तबाह कर दिया वो जो सिटी थी, और वहां से बहुत ज्यादा जो वेल्थ कलेक्ट किया। तो देवागिरी कहाँ पे है, ये ठीक है, ये है आपका देवागिरी। So he annexed the kingdom to his empire. He also conducted an extensive military campaign in the South India, defeating all the kingdoms of Madurai and Rameshwaram. तो उन्होंने जो है अपना जो
ये जो देवगिरी है उसको तो अपने अंडर कर ही लिया, और उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव, मतलब बहुत बड़े पैमाने में जो है उन्होंने मिलिट्री कैंपेन, मतलब एक अभियान है ना, कैंपेन मतलब एक अभियान चालू किया जिसमें उनको साउथ इंडिया को भी अपने कब्जे में रखना था। तो उन्होंने बहुत सारे जो किंग्स है उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया, जैसे कि मदुराई और रामेश्वरम के भी। हिज मेन एम वाज नॉट टू एक्सपांड हिज एम्पायर बट टू अमास वेल्थ। और उनका मेन एम क्या हुआ करता था कि उनको बिल्कुल अपना किंगडम एक्सपांड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, और फैलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको क्या इकट्ठा करना था, बहुत सारा वेल्थ, ठीक है, पैसा इकट्ठा करना था। सो ही रिटर्न द किंगडम्स ऑफ द डिफीटेड रूलर्स बट मेड देम पे टैक्सेस एवरी ईयर एंड गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट। इसलिए क्या है, वो जो किंगडम वो हथियार लेते थे, एनेक्स कर लेते थे, ठीक है, उसको क्या है उनको वापस दे देते थे, और उसके बदले में वो क्या देते थे, उनसे टैक्सेस लेते थे और उनसे महंगे गिफ्ट भी लिया करते थे। तो अब हमको मनोरमा जो है क्वेश्चन कर रही है, सर डिड द वेल्थ अमास्ड बाय अलाउद्दीन फ्रॉम द वॉर पे फॉर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ हिज सुल्तानेट। तो मनोरमा क्वेश्चन पूछती है कि जो उसने वेल्थ इकट्ठा किया, जो पैसे इकट्ठा किए, जो है ना, उससे क्या है अलादीन जो है पूरा मतलब अपने सुल्तानेट का एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस जो है उसको चला लेता था, खर्चा के चला लेता था। टीचर बोलती है ही डिड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ expenses of his kingdom were met from the land taxes collected from the farmers। तो बताती है कि हाँ बहुत सारे तरीके से तो कर ही लेता था, बट मोस्ट ऑफ बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे उसके किंगडम के, वो किससे मेट हुआ करते थे, जो लैंड टैक्सेस कलेक्ट करते थे फार्मर्स, उससे, ठीक है, जो फार्मर्स से वो लैंड टैक्सेस कलेक्ट करते थे उससे उनके जो एक्सपेंसेस है किंगडम के वो मेट होते थे। तो अलाउद्दीन फिक्स्ड लैंड टैक्स एट हाफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर। तो अलाउद्दीन जो है उसने क्या फिक्स करके रखा था, जो लैंड टैक्स है जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसका हाफ। तो मनोरमा क्या बोलती है, wasn't that too much। मनोरमा बोलती क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था। तो टीचर बोलती है yes it was but Alauddin did not levy other taxes that were usually collected in those days। तो टीचर वो उसको बताती है कि हाँ था तो, लेकिन अलाउद्दीन क्या करता था, जो बाकी जो टैक्सेस थे उस समय के उसको वो कलेक्ट नहीं करता था। जैसे कि ही डिसाइडेड टू कलेक्ट ओनली लैंड टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन पास्चर्स। तो जो वो कौन से टैक्सेस कलेक्ट किया करता था, जो लैंड में टैक्सेस है उसको कलेक्ट किया करता था, और जो पास्चर्स है ना, जो चराने वाला जो एरिया है जहाँ पे गाय बैलों को चराया जाता है, वहां का जो टैक्स, लैंड में सिर्फ टैक्सेस है ना, कोई भी जमीन है जिसके पास में उसी से वो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता करता था। सो द फार्मर्स डिड नॉट हैव टू पे टू मनी टैक्सेस। मतलब फार्मर्स को जो है सिर्फ लैंड का टैक्सेस देना है और बाकी जो अदर टैक्सेस है वो कलेक्ट नहीं किया करता था। हाउएवर दिस डिड नॉट बेनिफिट द टैक्स कलेक्टर बिकॉज देयर इनकम वाज रिड्यूस्ड। तो इससे क्या है, जो टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो टैक्स अलग से कलेक्ट किया करते थे, उनको कोई भी फायदा नहीं होता था क्योंकि उनकी इनकम क्या है इससे कम हो जाती थी। तो जया पूछती भाई कैसे कम हो गई, तो टीचर बताती है अर्लियर द टैक्स वे कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेड्स और डिफीटेड किंग्स। तो पहले क्या हुआ करता था, टैक्स कौन कलेक्ट करता था, जो फार्मर्स वो कलेक्ट किया करते थे, या जो फार्मर से जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे वो कौन होते थे, जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, या फिर कोई जो डिफीटेड किंग है जिनके अंडर में वो एरिया है वो कलेक्ट किया करते थे। बट नाउ द जॉब वाज डन बाय सुल्तान ऑफिसर्स। और अब जो है ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाला जो जॉब है ये सुल्तान के जो ऑफिसर्स है वो किया करते थे। सो द किंग्स एंड हेड्स विलेज हेड कुड नॉट एंजॉय द कंसेशन दे हैड अर्लियर। तो इसलिए जो किंग्स हो गए और जो विलेज के जो हेड्स हो गए उनको वो जो कंसेशन मिला करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो उनको नहीं मिला करता था। दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस एज एंड व्हेन दे विश। तो अब जो टैक्सेस है वो किंग्स जो है उनके अंडर में हुआ करते थे, सुल्तान के अंडर में हुआ करते थे। तो इसलिए कोई भी किसी तरीके का टैक्स अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकता था, कोई भी कंसेशन लेने का यहाँ पे बात ही नहीं होता था। अलाउद्दीन वाज आल्सो एबल टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फार्मर्स इन दिस वे बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन। तो इससे क्या है, अलाउद्दीन जो है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ करता था अपने फार्मर्स के साथ में, और इसके बीच में कोई भी मिडिल मैन, ठीक है, एलिमिनेट मतलब हटा देना, एलिमिनेटिंग मतलब हटा देना, कोई भी मिडिल मैन नहीं हुआ करता था। तो जावेद पूछता है सो अलाउद्दीन वाज एबल टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम इन सच ए शॉर्ट पीरियड। तो वो पूछता है अलाउद्दीन कि क्या मतलब उन्होंने रिफॉर्म मतलब चेंज, वो क्या ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम है उसको इतने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने चेंज कर लिया। तो टीचर बताती है यस ही मेड स्पेशल ऑफिसर टू एंश्योर दैट हिज सोल्जर्स कुड बाय गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इन दिल्ली। तो वो बताती है कि हाँ भाई उन्होंने क्या है एक स्पेशल एफर्ट लगाया, क्या है उन्होंने इंश्योर किया कि जो सोल्जर्स है
ठीक है, वो मतलब रीजनेबल प्राइस है ना, हर एक गुड्स का क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जो कि फिक्स करके रखा गया था। तो उसने क्या क्या फिक्स करके रखा था, ही फिक्स द रेट ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड, है ना, सारे जो सामान बिकते थे उनके रेट्स क्या था, फिक्स थे। एंड द फिक्स प्लेसेस वेयर दे कुड बी सोल्ड, और एक फिक्स प्लेस भी था जहां पे उनको बेचा जाता था। दिस मेड इट इजियर फॉर हिम टू कंट्रोल द सेल्स, और इससे क्या है, वो जो सेल्स का जो प्रोसेस है उसको वो अपने कंट्रोल में करके रखे थे। मतलब कोई भी कहीं पे भी कोई भी सामान नहीं बेच सकता था, और किसी भी प्राइस में, कोई भी मनमाने प्राइसेस में बेच नहीं सकता था। ही मेटेड आउट सीवियर पनिशमेंट टू एनी मर्चेंट हु ओवरचार्ज और अंडरवेट हर मर्चेंडाइज्ड। तो और वो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट, मतलब बहुत ही बुरी तरीके का सब पनिशमेंट देता था अगर कोई भी मर्चेंट या कोई भी व्यापारी है जो अगर अपना जो मर्चेंटाइज है, मतलब उनका जो सामान है उसको या तो ओवरचार्ज कर दे या तो अंडरवेट कर दे। ठीक है, अगर 100 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है तो उसका रेट फिक्स रहेगा, उसमें वो ज्यादा प्राइस भी नहीं ले सकता, और 100 ग्राम के बजाय अगर उसने 90 ग्राम दे दिया, मतलब 10 ग्राम कम करके दे दिया, वो अंडरवेट का मतलब यही होता है कम करके दे देना, तो उसको भी बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे तुगलक अंपायर देखना है। ठीक है, तुगलक अंपायर जो है देखिए पूरा इंडिया जो है, सिर्फ छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है उसको छोड़ के और थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया छोड़ के पूरा इंडिया और कुछ साउथ पार्ट को छोड़ के पूरी जगह जो है तुगलक अंपायर हुआ करता था। टू एंश्योर दैट हिज आर्मी, ठीक है, तुगलक अंपायर हम आगे देखेंगे, मैप बस देख लिया है। तो एंश्योर, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो एंश्योर दैट हिज आर्मी रिमेन फ्री ऑफ करप्शन ही इंट्रोड्यूस टू प्रैक्टिस, तो उसकी जो आर्मी है उसमें कोई भी करप्शन ना हो। ठीक है, इसलिए उसने क्या है, 2 प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करके रखी थी। ठीक है, करप्शन का मतलब होता है करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। द फर्स्ट वाज नोन एज हुलिया प्रथा और फेशियल प्रोफाइल। हुलिया मतलब शहर का, हम लोग होते हैं ना, हिंदी में हिंदी वर्ड है हुलिया। तो पहला क्या है, सॉरी ये जो उस समय का जो पर्शियन लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी हिंदी में भी हम बोलते हैं हुलिया कैसा रखा है, तो वैसी हुलिया प्रथा होता था। फेशियल प्रोफाइल, तो ही रिकॉर्डेड द पोर्ट्रेट ऑफ ईच ऑफ हिज सोल्जर्स टू मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई। तो इसलिए वो क्या है, अपने जितने सोल्जर्स हैं उनका क्या है, पोर्ट्रेट बना के रखता था। मतलब उस समय कैमरा तो नहीं होता था कि फोटो खींच लिए जाए, तो क्या है, पोर्ट्रेट मतलब पेंटिंग्स है ना, जिसमें जो भी सोल्जर्स है उसको दिखाया जाता था, है ना, उसकी कैसी शक्ल है, कैसी सूरत है, तो वो करवा के रखा करते थे ताकि उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंडली ही हैड ऑल द हॉर्सेस ब्रांडेड, ठीक है, उनके पास ब्रांडेड हॉर्सेस है ताकि उनको अलग से आइडेंटिफाई कर सके। तो टीचर बताती है अलाउद्दीन ऑल्सो सेव द दिल्ली सुल्तान फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोलियन आर्मी। ठीक है, उन्होंने बचा के रखा था, ठीक है, सेव मतलब बचाना, दिल्ली सुल्तानेट को किसके अटैक से, मंगोलियन आर्मी से। द मंगोल had come from Central Asia to plunder and establish a large empire in India. Aladdin successfully repulsed them at the border of his empire. तो मंगोल्स जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे ताकि वो यहाँ पे लूटपाट कर सके, प्लंडर मतलब लूटपाट करना, और यहाँ पे लार्ज एम्पायर जो है एस्टैब्लिश कर सके इंडिया में। तो अलादीन जो है वो एकदम बहुत ही आसान तरीके से उनको हराता गया। ठीक है, उनको हटाता गया, रिपल्स्ड मतलब हटाता गया, है ना, उनको रोक के रखना। ठीक है, अपने बॉर्डर जो एम्पायर का बॉर्डर है वहां पे। अलाउद्दीन डाइड इन 1316। तो अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई, 1316 में। फ्यू इयर्स आफ्टर हिज डेथ गियासुद्दीन तुगलक एस्टैब्लिश न्यू डायनेस्टी इन दिल्ली, दिस वाज कॉल्ड तुगलक डायनेस्टी। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है गियासुद्दीन तुगलक उन्होंने नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, ठीक है, बनाई, जिसका क्या नाम था, तुगलक डायनेस्टी। तो उसके बारे में अब हमको नेक्स्ट देखना है। तो हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो टीचर क्या बताती है, गियासुद्दीन तुगलक became the sultan in 1320. He wanted to abolish the strict rules implemented by Alauddin and adopt liberal policy. तो गियासुद्दीन तुगलक जो है सुल्तान कब बने, 1320 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1316 में इसकी मृत्यु हुई और 4 साल बाद जो है गियासुद्दीन तुगलक जो है सुल्तान बन गए। तो ये क्या चाहते थे कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स जो है अलाउद्दीन ने बना के रखे थे और लोगों के ऊपर इम्पोज किए थे, इंप्लीमेंट कर पाए थे, तो उसको वो हटाना चाहते थे और एक लिबरल स्वतंत्र जो पॉलिसी है उसको अपनाना चाहते थे। तो ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली। दिल्ली के पास में उन्होंने एक नई सिटी बसाई, उसका क्या नाम था, तुगलकाबाद। ही डाइड आफ्टर रूलिंग फॉर 5 years, और 5 साल रूल करने के बाद वो मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। और आफ्टर मोहम्मद
after him मोहम्मद बिन तुगलक became the sultan. He was a learned, ambitious and a man of vision. और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बने, और ये क्या थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और एक दूर की सोच रखने वाले, मैन ऑफ विजन मतलब एक दूर की सोच रखने वाले इंसान थे. He adopted several policies that made him famous in the history. और इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाए जिससे इनको मतलब हिस्ट्री में बहुत फेमस हुए, और इनको कंफ्यूज जीनियस भी कहा जाता है. ठीक है, कंफ्यूज मतलब जिनको मतलब वो करना कुछ और चाहते हैं और उनके साथ हो कुछ और जाता है. ठीक है, मतलब हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं मुझे ऐसा करना है, फिर उसके बाद फिर सोचते हैं फिर मुझे ऐसा करना है, मतलब कंफ्यूज जो रहता है. ठीक है, और जीनियस मतलब पढ़ा लिखा विद्वान. तो श्रीकांत पूछता है सर व्हाट विद वेयर दिस पॉलिसी, क्या पॉलिसीज थी. तो टीचर बताती है कि दो इनकी स्कीम्स थी जो बहुत फेमस थी. एक क्या था, उन्होंने देवागिरी, ठीक है, देवागिरी अभी हमने मैप में देखा था. ठीक है, देवागिरी जो साउथ में है उसको अपना कैपिटल बना दिया और उसको क्या रिनेम कर दिया, फिर से उसका क्या नाम रख दिया, दौलताबाद. और सेकंड ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स इन द प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स एज करेंसी. और सेकंड क्या था, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जो ब्रॉन्ज है, ठीक है, उस समय जो है सोने चांदी के सिक्के चला करते थे. ठीक है, कॉपर के सिक्के चला करते थे, लेकिन उन्होंने कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराया, ब्रॉन्ज, जो बहुत ही चीप मेटल हुआ करता था. तो उसके उन्होंने सिक्के बनवाए सिल्वर कॉइन्स के बदले में. तो न्यू कैपिटल, जो नया कैपिटल था उसके बारे में हमको देखना है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, मुख्य स्थान जहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जहां से राज किया जाता है. कौन रहता है यहाँ पे, है ना, मोस्टली जो राजा वगैरह रहते हैं. ठीक है, जैसे हमारी जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है, हमारी जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है, दिल्ली. हमारे स्टेट का कैपिटल है रायपुर. रायपुर में जो सीएम है और जो बाकी जो मुख्य जो ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं. और वैसे ही हमारे कंट्री का जो कैपिटल है, वहाँ कंट्री का जो सीएम सॉरी प्राइम मिनिस्टर है वो रहता है, और प्रेसिडेंट है वो रहते हैं. तो यहाँ पे टीचर बताती है आफ्टर डिक्लेयरिंग द सिटी ऑफ दौलताबाद एज न्यू कैपिटल ऑफ हिज सुल्तानेट, मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, जनरल, स्कॉलर्स एंड वर्कर्स लिविंग इन दिल्ली टू शिफ्ट देयर. तो उन्होंने दौलताबाद को अपनी एक नई सिटी बनाई. ठीक है, देवागिरी को नया नाम दिया दौलताबाद, और वहाँ उसको अपना कैपिटल बनाया. उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या ऑर्डर किया, अपने सारे जो ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको जो वर्कर्स थे, उनको सारे को बोला कि आप लोग वहाँ सारा अपना जो जमीन जायदाद सब चीज छोड़ के वहां जाकर शिफ्ट हो जाओ. तो दोस्त रेफ्यूज्ड वेयर सिवियरली पनिश्ड, और जिन्होंने मना कर दिया, रेफ्यूज मतलब मना कर दिया, उनको बहुत बुरी तरीके से क्या है पनिशमेंट दी गई. ठीक है, उनको सजा दी गई, पनिशमेंट मतलब सजा दी गई. दोस्त हु वेंट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, और जो वहां गए उनको बहुत ही वहां पे मतलब एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब बहुत ही दुख भरा वहां पे जीवन जीना पड़ रहा था. तो मैनी ऑफ देम डाइड ऑन द वे, द पीपल डिड नॉट लाइक टू लिव इन दौलताबाद, और बहुत लोग जो है वहां पे रास्ते में ही मर गए, और लोग वहां नहीं चाहते थे रहना. ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे. दिस डजंट मीन दैट दिल्ली वाज एक्सकवेटेड, इट वाज स्टिल द आर्मी हेडक्वार्टर एंड सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग जो है, सारे एक एक लोग जो है दौलताबाद चले गए. नहीं, दिल्ली अभी भी खाली नहीं हुआ था. एक्सकवेटर मतलब खाली कर देना. और ये अभी भी क्या है, आर्मी का हेड हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था, और एक सेंटर हुआ करता था जहां से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, राजकाज हुआ करता था. तो ओनली डिफरेंस वाज नाउ दैट देयर वर टू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली इन द नॉर्थ एंड दौलताबाद इन द साउथ. तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जो है दौलताबाद को ही पूरा चीजें बनाती है, नहीं. दो कैपिटल हुआ करते थे, अब दो सेंटर हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, एक जो है दिल्ली नॉर्थ में और दौलताबाद के है साउथ में. तो आर्या पूछती है व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू कैपिटल्स. तो ये पूछती है कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दो कैपिटल क्यों रखा, व्हाट एडवांटेज he get if common people had to face so much hardship. तो मतलब उसको क्या एडवांटेज मिल रहा था, उसको क्या फायदा हो रहा था कि जो कॉमन पीपल है उसको वहाँ इतना मतलब हार्डशिप, मतलब उनकी जिंदगी एकदम हार्ड हो गई वहां पे रहते हुए, मतलब उनको बहुत एडजस्ट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था. तो उससे उनको क्या एडवांटेज मिला. टीचर जो बोलती है मैप 4.2 में देखने के लिए कि तुगलक एम्पायर जो है वो कहाँ पे है और क्या क्या जो है ये हम अभी देख चुके हैं. ठीक है, हमको पता है देवागिरी कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है. ठीक है, और नहीं पता तो आप फिर से मैप में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तो अब हमको देखना है नॉमिनल करेंसी. ठीक है, जो उन्होंने ब्रॉन्ज की सिक्के लाए उसका क्या. ठीक है, नॉमिनल मतलब एकदम निम्न. ठीक है, नून. ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक अदर प्लान वाज टू इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स इन द प्लेस ऑफ सिल्वर. और मोहम्मद बिन तुगलक का और अदर क्या प्लान था कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के सिल्वर के बदले में. सिल्वर क्या है, महंगा मेटल है.
ठीक है, उसके बदले में कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के उन्होंने मार्केट में ला लिए। तो इससे क्या हुआ देखेंगे, द पीपल यूज सिल्वर एंड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स टू बाय एंड सेल मर्चेंडाइज गुड्स एंड गुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो लोग क्या उस समय सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स यूज क्या करते थे सामान वगैरह खरीदने के लिए। टू सेव सिल्वर, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स डिक्लेयरिंग दैट दिस कॉइन्स वुड हैव सेम वैल्यू एज सिल्वर कॉइन्स। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रॉन्ज कॉइन्स, ठीक है। तो और क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या घोषित कर दिया कि ये जो कॉइन्स है इसकी सेम वैल्यू होगी सिल्वर कॉइन्स की। तो आप ये सोचिए, अगर हम ब्रॉन्ज की तुलना कर रहे हैं सिल्वर से, तो सिल्वर हैवी मेटल है, सॉरी महंगा मेटल है, और ब्रॉन्ज सस्ता है। तो इससे क्या होगा आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इफ अ मर्चेंट वुड बाय 10 mounts of wheat for 1 silver coin, he would get the same amount of wheat for the bronze coin। मतलब उसकी वैल्यू क्या है, सेम होगी। अगर किसी को माउंट यहाँ पे दिया गया, मतलब ये मेजरिंग वैल्यू है, तो 10 माउंट्स उसको मिल रहा है वीट का एक सिल्वर कॉइन से। अब जो है उसको अगर ब्रॉन्ज कॉइन देगा तो उसको भी वही चीज मिलेगा। तो सलीम व्हाट डिड ही वांट टू सेव, व्हाई डिड ही वांट टू सेव सिल्वर। तो वो पूछता है कि उसको मतलब सिल्वर को बचा के क्यों रखना चाह रहा था। तो हम बताते हैं, दोज डेज देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड एंड इट्स प्राइस वाज राइजिंग। और उस समय जो है, उस समय की जो बात है, उस समय क्या है, स्कैरसिटी मतलब कमी हो गई थी सिल्वर की पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, और उसकी प्राइस क्या है, कीमत क्या है, बढ़ते जा रही थी। दिस मे हैव बीन द रीजन व्हाई ही वांटेड टू सेव सिल्वर। और यही वो रीजन रहा होगा कि वो सिल्वर को बचा के रखना चाहता था। वट एवर बी द रीजन द स्कीम फेल्ड। और कोई भी रीजन हो, लेकिन ये जो स्कीम था वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो पीपल स्टार्ट मिल्टिंग फेक ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड एक्सचेंजिंग देम इन द मार्केट। तो ब्रॉन्ज जो है वो इजिली अवेलेबल था, तो लोग क्या, उन्होंने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उन्होंने खुद से वो सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। स्टार्ट मिंटिंग मतलब कॉइन बनाने का जो प्रोसेस होता है सब मिंटिंग कहा जाता है। तो उन्होंने नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया और उसको एक्सचेंज कर दिया मार्केट में। तो इससे क्या हो गया, होर्डिंग हो गई सिल्वर की। होर्डिंग मतलब काला बाजारी होने लग गया सिल्वर का। तो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम हुआ करता था वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्या हो गया, पूरे मार्केट में नकली करेंसी आ गई, ठीक है। नकली कॉइन्स, कौन सा असली कौन सा नकली नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इससे क्या है, मतलब मनी की जो वैल्यू है पूरी लॉस्ट हो गई, मतलब आप मान के चलिए। सो मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू फाइनली ऑर्डर द withdrawal of all bronze coin from the market, but his treasury was emptied in exchanging silver coin for bronze। तो अब क्या हुआ, सारे जो ब्रॉन्ज कॉइन्स है उसको मार्केट से हटाने की बात की, तो अब इससे क्या है, उसको एक्सचेंज करना पड़ा सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन्स को ब्रॉन्ज के बदले में एक्सचेंज करते करते उसकी जो सारी जो दौलत है, उसकी जो सारे जो खजाना है वो क्या हो गया, खाली हो गया। सिमिलरली मोहम्मद बिन तुगलक अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज टैक्सेस इन डॉब एरिया एंड हिज मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट कारगिल एंड खुसरान आल्सो फेल्ड। तो वैसे ही इस तरीके के उसने काफी सारे काम किए। तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज किया डॉब एरिया में, ठीक है। जब टैक्स इंक्रीज किया जो डॉब एरिया में, तो उस समय क्या है, सूखा आया हुआ था, सूखा अकाल आया हुआ करता था। और अकाल के समय में टैक्सेस इंक्रीज, तो कहाँ से देगा टैक्स, है ना, जो कॉमन पीपल है कहाँ से देगा टैक्स। तो ये भी उनका गलती था। और उन्होंने मिलिट्री कैंपेन जो अभियान किया इस वाले एरिया में, ये भी फेल हो गए। दो मेनी ऑफ दिस पॉलिसी एंडेड इन फेलियर, द सुल्तान डिजर्व प्रेज फॉर न्यू वैल्यूज ही एनकरेज। तो बहुत सारे उनकी पॉलिसीज क्या हो गए, एंडेड फेल हो गई, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी की, नई वैल्यूज लाए, उसके लिए उनको एनकरेज किया जाता है। इन अपॉइंटिंग पीपल ऑफ हाई पोस्ट ही डिड नॉट सी वेदर द पीपल वाज इंडियन और टर्क, हिंदू और मुस्लिम, रिच और पुअर, सन ऑफ अ वर्कर और जनरल, ओनली द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड। एज अ रिजल्ट मेनी कॉमन पीपल वर अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट दैट वर अर्लियर ओनली गिवन टू टर्क नोबल्स। तो अब क्या है, अच्छा काम क्या किया उन्होंने, जो हाई पोस्ट वो देते थे, अपना जो भी किंगडम है उसमें जो हाई पोस्ट दिया करते थे ऑफिसर्स को, तो वो उन पर्सन को दिया करते थे जो डिजर्विंग हो, जिनको कुछ काम अच्छे से आता हो। वो बिल्कुल नहीं देखते थे कि इंडियन है, कौन से जाति धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है ना, किसी वर्कर का है बेटा है या किसी जनरल का बेटा है, बिल्कुल कोई चीज नहीं देखते थे। सिर्फ और सिर्फ देखते थे डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, जिसको अच्छे से काम होना चाहिए, जो उस पद के लिए एकदम उपयुक्त हो, ठीक है। तो इससे क्या है, जो कॉमन पीपल है उनको हाई पोस्ट मिली, ठीक है, जो कि सिर्फ इससे पहले जो है सुल्तानेट जो रूलर्स है वो सिर्फ तुर्क नोबल्स को दिया करते थे। तो हाउएवर द प्रॉब्लम वाज दैट द सुल्तानेट had grown too big to be easily governed. Revolt against the Sultan began brewing at several places, and sometimes practically every province had become
प्रोविंस बिकम एन इंडिपेंडेंट सुल्तानेट। तो ये जो प्रॉब्लम, इस लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो सुल्तानेट है वो मतलब बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसको आसानी से मतलब गवर्न करना मुश्किल हो रहा था, और सुल्तान है उनके खिलाफ काफी सारा विद्रोह स्टार्ट हो गया था बहुत सारे प्लेसेस में। इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट सुल्तान बन गए, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग सुल्तानेट बनना चालू हो गया। तो दिल्ली सुल्तानेट डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन छत्तीसगढ़ विच वॉज रूल्ड बाय कल्चुरी रूलर्स ऑफ रतनपुर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिल्ली सुल्तानेट का कोई भी प्रभाव नहीं था छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उस समय वो रतनपुर है ना, रतनपुर के जो कल्चुरी राजा है उन वो यहाँ पे राज किया करते थे। देयर किंगडम हैज मेनी जमींदार्स एंड देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। तो इनका जो किंगडम है उसमें बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे, उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो प्रभावित थी ट्राइबल सोसाइटी जो थी उस समय, इन्फ्लुएंस मतलब ट्राइबल सोसाइटी से प्रभावित थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीजें देखी, कन्फ्यूजियस के बारे में देखा, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हमने एकदम एलोब्रेट तरीके से देखा। ठीक है, आसान बट एलोब्रेट। ठीक है, आसान मतलब आसान, ठीक है, एलोब्रेट मतलब विस्तार से हमने देखा। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियोस पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।